नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्तुति। हम जब भी फिजिक्स की बात करते हैं तो हमें तुरंत याद आता है न्यूटन, मैक्सवेल, आइंस्टाइन, ये सब। पर क्या हो अगर हमें पता चले कि इंडिया में इन सब से पहले भी काफ़ी फिजिसिस्ट थे जिन्होंने सिमिलर चीज़ें सर्च की थी। तो आज हम बात करेंगे फॉरगॉटन साइंटिस्ट्स ऑफ इंडिया, स्पेशली फिजिसिस्ट्स। ऋषियों के लिए फिजिक्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं था, उनके लिए ये था कि अर्थ कैसे बना है, हमारा ये जगत कैसे बना है, इनके क्या लॉज है, ये सब कुछ कैसे हुआ, हर एक चीज़ के पीछे का कोर क्या है, हर एक चीज़ की बेसिक इक्वेशन क्या है, इसके बेसिक्स क्या है। इन सब के आधार पे ऋषि अपने रिसर्च करते थे। सारे ऋषि मुनि ऐसे ही करते थे। मोस्टली सारे ऋषि मुनि मेडिटेशन से ये सब ढूंढते थे। मेडिटेशन करके वो अपने अंदर की कुंडलिनी शक्ति से ये सब ढूंढते थे और उन्हें उनसे पता चलता था। पर काफ़ी ऋषि ऐसे भी थे जो ट्रेडिशनल साइंटिफिक मेथड से भी काम करते थे, उन्हें वैसे भी पता चलता था। तो दोनों का ब्लेंड था हमारे इंडिया में, हमारे भारत में। जैसे ऋग्वेद कहता है, ना आसत आसिन नो सत आसित, यानी कि बिगनिंग में ना कुछ था ना कुछ नहीं था। जैसे हम कहते हैं बिग बैंग के पहले कुछ था भी नहीं और कुछ नहीं था, ये भी नहीं था। ये बहुत ही डीप कंसेप्ट था हमारे भारत में। आज हम इसको समझने की ट्राई करते हैं। ऋषियों ने कहा है नाद ही ब्रह्मा है, यानी कि पूरा यूनिवर्स एक वाइब्रेशन से बना हुआ है। सबसे बिगिनिंग में एक वाइब्रेशन था। आज हम स्ट्रिंग थियरी के हिसाब से यही कहते हैं कि सबसे पहले एक ऑसिलेशन था, सब कुछ एक वाइब्रेशन से शुरू हुआ था और ओम का साउंड भी इसी वाइब्रेशन का सिंबल है। प्रिमोडियल फ्रीक्वेंसी जो सब क्रिएशन का बेस है। फिर आते हैं पंच महाभूत। ऋषियों ने हमारे पूरे यूनिवर्स को, हमारे क्रिएशन को 5 एलिमेंट्स में डिवाइड किया, यानी कि पृथ्वी, जल, तेजस, वायु और आकाश, यानी कि मैटर, वाटर, एयर, एनर्जी एंड स्पेस। आज भी हम इन्हीं 5 एलिमेंट्स को बेस मानते हैं हमारे क्रिएशन का, यानी कि मैटर, एनर्जी, स्पेस टाइम और फोर्सेस। यही फ्रेमवर्क अभी भी चलता आ रहा है। वैशेषिका स्कूल के एक ऋषि काणंद ऋषि ने कहा था कि सब चीज़ें अणु से बनी हैं, यानी कि एटम से बनी है, और यही सारे अणु मिलके हमारा विजिबल मैटर बनाते हैं, यानी कि सारे एटम्स मिलके हमारा विजिबल मैटर बनाते हैं। सोचिए, आज से अप्रॉक्सीमेटली 2500 ईयर्स पहले ये कहा गया था, यानी कि 6th सेंचुरी BC में काणंद ऋषि ने ये कहा था। उनका ये टेक्स्ट है कि सब चीज़ें अणु से बनी हुई हैं। पर आज जो हम समझते हैं, जो हमें साइंस में पढ़ाया जाता है कि एटम का डायरेक्टली ट्रू एविडेंस हम गिनते हैं रॉबर्ट ब्राउन का, एक स्कॉटिश फिजिसिस्ट का, जिन्होंने 1827 में ये ढूंढा था पोलन ग्रेन्स वाले उनके एक्सपेरिमेंट में से। पर ये बहुत पहले भी हो चुका था, काणंद ऋषि ने ये पहले भी कहा था। आज हम सबको काणंद ऋषि के नाम भी नहीं पता, पर वो हमारे बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट में एक आते हैं। वो एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने फिज़िक्स की फील्ड में बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। योग वशिष्ठ में लिखा हुआ है टाइम अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से बहता है। यही सेम चीज़ आइंस्टाइन ने 20th सेंचुरी में बताई थी रिलेटिविटी के नाम से, कि टाइम स्पीड और ग्रेविटी के हिसाब से टाइम रिलेटिव होता है, अलग अलग तरीके से वो चलता है, अलग अलग तरीके से टाइम पास होता है हर जगह पे। जो चीज़ आइंस्टाइन ने 20th सेंचुरी में बताई थी वही हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में मेटाफोरिकली लिखी गई थी। शून्य का कंसेप्ट भारत का अपना था, ज़ीरो एज अ नंबर भी और इन्फिनिटी का भी। आज ज़ीरो और इन्फिनिटी के बिना फिजिक्स के इक्वेशंस इनकम्प्लीट है। वेदांत कहता है कि हमें जो दिखता है वो तो लिमिटेड है, लेकिन उनके पीछे जो रियलिटी है वो इनफाइनाइट है। जैसे श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि
आत्मा ना कभी मरती है ना जलती है, ये एनर्जी के फॉर्म में हमेशा रहती है। वैसे ही मॉडर्न फिजिक्स आज कहता है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो फिजिक्स का कोर क्या है? एक तरफ इक्वेशंस है, रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, और एक तरफ है ऋषियों की इनसाइट्स, यानी कि वाइब्रेशन, एलिमेंट्स, अणु, शून्य, आत्मा। दोनों ही चीज़ें एक ही कंसेप्ट को अलग अलग तरीके से समझाती है, पैटर्न्स ऑफ द यूनिवर्स। तो चाहे हम इसे इक्वेशंस के फॉर्म में समझें, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में, रिलेटिविटी इससे समझें हम इसे, या फिर हम इसे हमारे एंशिएंट ऋषिज जो लिख के गए हैं उन टेक्स्ट से समझें, दोनों सेम ही चीज़ है। शायद फिज़िक्स का कोर एक सिंपल फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक एक्सपीरियंस है, या फिर एक रियलाइजेशन कि हम भी इसी कॉस्मिक रिदम का एक हिस्सा है। तो जब अब आप अपने फिज़िक्स की क्लास में बैठ के इक्वेशंस लिख रहे हो या फार्मूलाज देख रहे हो, तब आप याद रखिएगा कि ये चीज़, यही कहानी हमारे ऋषियों ने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले अपनी तपस्या में देखी थी। और शायद कभी अगर मॉडर्न साइंस और हमारा एंशिएंट साइंस एक हो जाए तो शायद हम यूनिवर्स का असली कोर एक साथ मिलके ढूंढ पाएंगे और समझ पाएंगे। एक और बात, आज हम ल्यूनर एक्लिप्स के बारे में बात करेंगे। कल है ल्यूनर एक्लिप्स, रात को 9 बजे के आसपास से शुरू होगा इंडिया में, और इसकी टोटलिटी होगी 11 बजे से। ल्यूनर एक्लिप्स तब होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ल्यूनर एक्लिप्स तब होता है जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है। तो जब आप ल्यूनर एक्लिप्स देखेंगे तब आपको जो परछाई दिखेगी, जो शेडो दिखेगा, वो हमारे खुद के अर्थ का होगा, क्योंकि यहाँ पे सन होगा, यहाँ पे मून होगा और बीच में अर्थ आ जाएगा, तो मून पे शेडो गिरेगा हमारे अर्थ का। क्योंकि जैसे कि हम सबको पता है, मून के पास खुद की लाइट नहीं है, वो सन की लाइट से चलता है। जब अर्थ का शेडो बीच में आ जाता है तो मून पे एक्लिप्स लग जाता है, मून हमें दिखना बंद हो जाता है, उस पर शेडो आ जाता है। ये ल्यूनर एक्लिप्स हमें इंडिया से दिखने वाला है बहुत सालों बाद। तो आप भी इसे कल एक्सपीरियंस कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। फिजिक्स के अंदर इक्वेशंस हैं, लेकिन इसके कोर में एक साइलेंस है, एक वाइब्रेशन है और एक क्यूरियोसिटी है, एक एटर्नल वंडर है, जो हमारे सारे ह्यूमन बींग्स के मन में होता है कि बाहर क्या है, हम कहाँ से आए। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें फ़िज़िक्स देता है। फ़िज़िक्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आप जानते ही हैं। चाहे हम कोई भी फील्ड के हो, पर हमें हमेशा एक चीज़ का क्यूरियोसिटी तो हमेशा रहता है, हम कहाँ से आए, ये सब कैसे बना, क्या जो हमें सब कुछ दिख रहा है वो सही है या फिर इसके पीछे एक और नई कहानी है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए म्यूजिक कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।